हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज को। एज यू नो, हमने स्टार्ट की थी हमारी एक सीरीज। वो जो सीरीज थी वो थी HP टैट मेडिकल के लिए। लेकिन ये जो सीरीज है ये हेल्पफुल होगी हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिनके एग्जाम में साइकोलॉजी सेक्शन आता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेक्शन के साथ, दैट इज साइकोलॉजी। और ये पर्टिकुलर वीडियो HP टैट साइकोलॉजी के लिए मैंने बनाई है। सो होप सो आपको कंटेंट यूजफुल लगेगा, और इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सेक्शन के साथ। दैट इज़ जो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो रहेंगे हमारे प्याजे। हम प्याजे की थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करेंगे, है ना, हम जितने भी मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लाए हैं आपके लिए वो सारे शॉर्ट्स पॉइंट रहेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किसने दिया था, तो हमारे एक हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे वो हमारे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या की थी, बात की थी। अगर हम बात कर ले थोड़ी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विच इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। फिर अगर हम बात करें पियाजे से रिलेटेड और फैक्ट्स की, अगर हम बात करें तो पियाजे को जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो क्या करता है, बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, इन्होंने जो चाइल्ड था उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो आपने याद रखना है कि जो पियाजे थे वो कौन थे, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी। सो आपने ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल का मतलब भी होता है रिलेटेड टू माइंड। सो जो इंटेलेक्चुअल थ्योरी थी दैट वाज आल्सो गिवन बाय पियाजे। अगर हम बात करें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की, तो उन्होंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस को डिस्कस किया था। वो जो स्टेजेस थी दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो 4 स्टेजेस थी जो पियाजे ने दी थी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। आपको ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी जिसको कि पियाजे ने दिया था, जो उनके जो 4 स्टेजेस थे उनमें से फर्स्ट स्टेज कौन सी थी। तो आपने इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज थी, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंडली, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किस एज से किस एज तक होती है। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेजेस की एजेस को भी याद रखना है। तो अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, ये बर्थ से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 साल तक, जब तक बच्चा 2 साल तक का नहीं होता है उस स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड 11 to above फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आप क्या कर सकते हो जब आप पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ रहे हो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इन सभी स्टेजेस से एक एक दो पॉइंट क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से, सेंसरी मोटर स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस पर्टिकुलर स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो आपको याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज का। अगर मैं बात करूं प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होती है, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे में क्या आ जाती है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब इनके क्या कर सकते हो, एक मतलब अगर एग्जाम थोड़ा भी डिटेल आए तो आपसे हो ही सकता है इनके एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जो हमने ली है थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को किसने दिया था, तो दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को थॉर्नडाइक ने दिया था। अब जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। इनके 2 लॉ ऑफ लर्निंग थे, एक थे हमारे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकंड था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने बोला था, इनकी जो थ्योरी थी जिसको पॉपुलरली जिस नेम से जाना जाता था, दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब क्या होता है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो करके सीखेगा, वो बहुत बार ट्राई करेगा। पहले हो ही सकता है कि उस जो भी वो ट्राई कर रहा है, जो भी वो एफर्ट्स कर रहा है, उससे वो करेक्ट अपने करेक्ट जो वो चीज़ करना चाहता है वहाँ तक ना पहुँचे वो। ठीक है, उसकी वो एफर्ट जो है वो करेक्ट ना हो, लेकिन जब वो ट्राई करता रहेगा तो बाय चांस ही सही वो एक करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने 2 मेन लॉ दिए थे, एक थी हमारी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकंड था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब जो हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है, ये जो लॉज ऑफ लर्निंग थे जिनको मेनली कहा जाता है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, फर्स्ट जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड था लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि मतलब बच्चा रेडी होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हो तो बच्चा रेडी होना चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर बच्चे ने वो कोई चीज़ सीखी है तो वो उसको यूज़ में लाए। ठीक है, अगर बच्चा जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है जो उसने सीखी है, अगर वो उसको यूज़ करेगा तो क्या करेगी, रिटेन रहेगी। और अगर उसको मतलब यूज़ एंड डिसयूज़ का जो भी कैरेक्टर था वो किसके अंदर आता है, एक्सरसाइज के अंदर आता है। कि अगर किसी चीज़ को आप यूज़ करते हो तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, डिसयूज़ में लाते हो तो वो एक टाइम तक क्या हो जाती है, डिस्टिंक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कि कोई चीज़ अगर उसने सीखी तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये थे लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के, मेनली इनको कहा जाता है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये थी हमारी दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी। फर्स्ट वाज गिवन बाय पियाजे, दैट इज नोन एज पियाजे लॉ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड जो हमने थ्योरी पढ़ी दैट इज थॉर्नडाइक की थ्योरी, जिसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब मैंने कुछ वन लाइनर्स आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑलरेडी प्रीवियसली पूछा जा चुका है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछा जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो ये है हमारे विल्हम वुंट। ठीक है, विल्हम वुंट जो है ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट को एक जगह यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। याद रखना आपने, फादर ऑफ साइकोलॉजी का कहा जाता है विल्हम वुंट को। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाएगा एल्फ्रेड एल्डर को। ठीक है, एल्फ्रेड एल्डर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक क्या है, ये है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, थॉर्नडाइक। और एक अभी हमने और नाम पढ़ा, दैट इज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो आप याद रखोगे फादर ऑफ, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे जीन पियाजे। ठीक है, तो ये 4 टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट आपने इनमें कंफ्यूज होना नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। फर्स्ट हमने बात की फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विल्हम वुंट। उसके बाद है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एल्फ्रेड एल्डर। उसके बाद हमने पढ़ा फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक। फिर हमने एक और पॉइंट को डिस्कस किया कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी,
इज जीन पियाजे। ठीक है, जो पियाजे है वो क्या है हमारे वो है हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने फादर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं द टर्म साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो टर्म है या हम बोल सकते हैं जो ये वर्ड है साइकोलॉजी, इसको किसने दिया था? ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ गोल्की फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, रुडोल्फ गोखले जो कि हमारे पर्सन है, इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया था इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज गिवन बाय कॉम्स्काई। ठीक है, नॉर्म कॉम्स्काई या नॉर्मली हम बोल सकते हैं कॉम्स्काई ने क्या दिया था? साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी को दिया था। इनकी जो थ्योरी थी वो मेनली फोकस करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे जहाँ पे आपको कोई भी मान लो पॉइंट आ जाए और मेनली अगर वो फोकस करे लैंग्वेज पे, तो आप वहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो कॉम्स्काई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो स्टर्नबर्ग। ठीक है, स्टर्नबर्ग वो पर्सन थे या हम बोल सकते हैं वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था? ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रह चुका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो इट वॉज गिवन बाय कोहलर। ठीक है, किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी थी। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा बिनेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिनेट की, तो इन्होंने क्या दिया था? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय बिनेट। बिनेट ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। अभी हमने पढ़ा ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, आपने याद रखना है, ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्टर्नबर्ग। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो दिया था, लेकिन ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। और अगर हम बात करें ये बिनेट की, इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे बिनेट ने। उसके बाद हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट की। ठीक है, कि गेस्टॉल्ट क्या थी? अभी मैंने आपको पढ़ाया इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय कोहलर। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है दैट इज कोहलर, उन्होंने क्या किया था? ये इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी थी। बट इसको प्रमोट किसने किया था? अगर क्वेश्चन आए कि इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी वाज प्रमोटेड बाय, ठीक है, वॉज प्रमोटेड बाय, अगर आए कि इसको किसने प्रमोट किया था, तो इट वॉज प्रमोटेड बाय गेस्टॉल्ट। ठीक है, गेस्टॉल्ट ने क्या किया था? इसको प्रमोट किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डिसकैल्कुलिया। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है, तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसकैल्कुलिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। और ये डिसेबिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अगर किसी बच्चे में डिसेबिलिटी है, किस में, मतलब किस चीज़ को सीखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है या किस चीज़ से रिलेटेड उसको ये डिसेबिलिटी है, अगर वो डिसेबिलिटीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेशल टर्म को यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, एंड दैट टर्म इज नोन एज डिसकैल्कुलिया। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय फ्रॉबल। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका। अभी प्रीवियसली अगर आपने एमएड का एंट्रेंस टेस्ट देखा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था साइकोलॉजी के सेक्शन में, कि ये जो कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन था ये किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय फ्रोबल। ठीक है, और HP टेस्ट मेडिकल में भी ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमारी दैट इज पेवलोव।
ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी थी दैट इज पावलोव थ्योरी, पॉपुलरली नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, पावलोव की जो थ्योरी थी उसको जो है मोस्ट पॉपुलरली कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हो ही सकता है आपको ऐसे पूछे कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय, ठीक है, कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, तो इट वाज गिवन बाय पावलोव। ठीक है, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया था और इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज एसएस थ्योरी। ठीक है, एसएस थ्योरी क्यों कहा जाता है, इसमें एस स्टैंड फॉर स्टिमुलस। ठीक है, क्यों कहा जाता है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। अगर हम बात करें पावलोव की तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज से ये ऑलरेडी अवॉर्डेड है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ओके, अगर हम बात करें इनकी थ्योरी में तो अगर हम बात करें स्टिमुलस की, ठीक है, आपको पता होगा, एक सेकेंड, अगर हम बात करें स्टिमुलस की तो दो चीज़ें होती है हमारी, एक होता है हमारा स्टिमुलस और दूसरा होता है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, एक होता है हमारा स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। अगर आपको पूछे कि स्टिमुलस क्या होता है या रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे क्या होता है कि मान लो आपके सामने क्या है, फूड है। जब आप एक टेस्टी खाने को देखते हो, आप भूखे होते हो तो आपके माउथ में क्या होती है, स्लाइवेशन होती है। ठीक है, स्लाइवा आता है, तो दैट इज व्हाट, रिस्पॉन्स। आपको कोई पिन, मान लो आपको कोई पिन चुभ रही है तो आप हाथ एकदम से क्या कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, तो पिन जो चुभना है वो स्टिमुलस है एंड रिस्पॉन्स आप क्या कर रहे हो, हाथ को पीछे कर रहे हो। गर्म पानी को आप टच कर रहे हो तो अपना हाथ एकदम से पीछे हटा रहे हो, हाथ पीछे हटाना इज रिस्पॉन्स। ठीक है, और वो गर्म पानी क्या है, दैट इज स्टिमुलस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हो किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी थिंग से रिलेटेड। ओके, अगर हम बात करें स्टिमुलस की, ठीक है, इट्स स्टिमुलस। अगर हम बात करें स्टिमुलस की तो पावलोव की थ्योरी में दो स्टिमुलस थे और वो जो स्टिमुलस थे उनको कहा जाता है, एक है हमारा नेचुरल स्टिमुलस एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ठीक है, दो तरह के स्टिमुलस थे, एक था नेचुरल स्टिमुलस, सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो अगर हम बात करें नेचुरल स्टिमुलस की, नेचुरल स्टिमुलस था फूड एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलस था बेल। ठीक है, पावलोव की थ्योरी में आपको याद रखना है एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को क्या कहा जाता था, न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहा जाता था। ठीक है, उसकी थ्योरी में इसको पहले न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहा गया है। अगर मैं आपको बताऊं ये न्यूट्रल स्टिमुलस, इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब अगर वो आपके सामने है भी तो आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए। इनके लिए जैसे कि इनकी थ्योरी में जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था दैट इज बेल। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था वहाँ पे, आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो था दैट इज बेल थी यहाँ पे। अगर आपके सामने कोई बेल रख दे तो क्या आपको स्लाइवा सिक्रीट होगा आपके माउथ में, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, तो ऐसा स्टिमुलस जिसका, आई एम सॉरी इट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उस स्टिमुलस को कहा जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा नॉनसेंस क्रिएट किया है। तो अगर हम दोबारा से स्टोरी को स्टार्ट करें तो हमने बोला पावलोव की थ्योरी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑल्सो नोन एज एसएस थ्योरी। जो पावलोव थे उनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। उन्होंने दो स्टिमुलस की बात की थी, एक था हमारा नेचुरल स्टिमुलस एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्टिमुलस। आर्टिफिशियल स्टिमुलस ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल स्टिमुलस। अगर हम बात करें कि हमारा जो अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस कौन था और नेचुरल स्टिमुलस कौन था, तो हम बात करेंगे कि जो हमारा जो नेचुरल स्टिमुलस था दैट इज फूड को जो है उन्होंने नेचुरल स्टिमुलस कहा और आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस था दैट इज बेल जो थी उनकी आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी। ओके, अब यहाँ से जो फूड है जिसको हम नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं, इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, क्या कहा जाता है,
अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस और बेल जो है उसको कहा जाता है कंडीशन स्टिमुलस। आपने याद रखना है अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब जिसकी आपने कंडीशनिंग नहीं की है। फूड है आपके पास, है ना, फूड आप ला रहे हो। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज ऑन डॉग। उन्होंने किस पे किया था? डॉग पे किया था। तो देखो क्या क्या था इनका जो एक्सपेरिमेंट था, या हम बोले इनकी जो थ्योरी थी वो थी क्या, ठीक है। जैसे जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? डॉग पे था। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, जैसे कि हमने बोला नेचुरल स्टिमुलस जिसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हम ये जो स्टिमुलस है इसको, जो हमने बोला फूड को अगर हम डॉग के पास ले जाएंगे तो डॉग क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स मतलब स्लाइवेशन, ठीक है, होगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा बेल है वो क्या है? इसकी हमने क्या की है? कंडीशनिंग की है, ठीक है। कि पहले जब ये कंडीशनिंग जब इसकी नहीं हुई थी, तो तब जब बेल को डॉग के सामने ला रहे थे या बजा रहे थे, तो उस टाइम पे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने उसको कंबाइन कर दिया हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, मतलब हम क्या कर, इन्होंने क्या किया, पहले बेल बजाई और फिर उसके बाद फूड लाया, ठीक है। ऐसा ये बहुत बार करने लगे, बेल बजाई फूड लाने लगे, फूड आने लगा। तो डॉग को ये पता लगने लग गया कि जैसे ही बेल बजती है वैसे ही खाना आता है। तो उसने क्या कर दिया? कंडीशनिंग कर दी, ठीक है। पावलोव ने क्या कर दी? कंडीशनिंग। डॉग की कंडीशनिंग होगी कि जैसे ही बेल आएगी वैसे ही उसके बाद उन्हें क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो अब क्योंकि डॉग की कंडीशनिंग हो चुकी है, तो अब जैसे ही बेल बजने लगी वैसे ही अब क्या हो गया? रिस्पॉन्स आने लग गया डॉग को। एकदम से डॉग जो है रिस्पॉन्ड करने लग गया, और वो जो रिस्पॉन्ड था वो भी क्या था? स्लाइवेशन था, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पावलोव की जो थ्योरी थी उसमें अनकंडीशन स्टिमुलस कौन था या कंडीशन स्टिमुलस क्या था, ठीक है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस था हमारा फूड एंड कंडीशन स्टिमुलस था हमारा बेल, ठीक है। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्स की, तो रिस्पॉन्स दोनों ही केसेस में, चाहे अनकंडीशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करें, चाहे हम कंडीशन स्टिमुलस की बात करें, इन दोनों के केस में ही जो रिस्पॉन्स था दैट इज स्लाइवेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पावलोव के बारे में, जैसा मैंने आपको प्याजे के कंटेक्स्ट में पढ़ाया कि प्याजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उसी तरह से जो हमारे ये पावलोव थे ये क्या थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अगेन ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारी पावलोव की थ्योरी, ठीक है। होप सो आपको पावलोव की थ्योरी समझ आ गई होगी। यहाँ पे इसने थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, होप यू वोंट माइंड। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म लाई है, दैट इज अगेन ऑन पियाजे एंड विगोस्की, ठीक है। विगोस्की जो भी आप इसको प्रोनाउंस कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक है हमारे पास लैंग्वेज और दूसरा है हमारे पास थॉट, या हम बोल सकते हैं थिंकिंग, ठीक है। तो जो पियाजे और विगोस्की थे, इन दोनों के जो ओपिनियन थे रिगार्डिंग दिस थॉट एंड लैंग्वेज, ये अपोजिट थे। तो अब आपने देखना है कि कौन क्या बोलता था। पियाजे का कहना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन थिंकिंग, ठीक है, कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो होगी वो थिंकिंग पे डिपेंड करेगी। मीन्स जो पियाजे थे उनका कहना था कि पहले कोई भी जो बच्चा है, मतलब इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी थी ना, तो ये बोल रहे कि पहले बच्चे की थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगी, उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। तो इन्होंने थॉट को पहले रखा था, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंगली थॉट प्रोसेस पहले आएगी, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट पहले होगा। थॉट मीन्स डेवलपमेंट, है ना, एज को इंपॉर्टेंस दी थी। तो पियाजे के अकॉर्डिंगली पियाजे का कहना था कि बच्चे की डेवलपमेंट, पहले बच्चे की डेवलपमेंट होगी और विद डेवलपमेंट उसकी क्या होगी? लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। ये किसका कहना था? ये कहना था पियाजे का, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख लेती हूँ क्या कहना था। जो हमारे ये पियाजे थे इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि पहले डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। किसका कहना था? ये पियाजे का कहना था। लेकिन अगर हम बात करें विगोस्की की, यहाँ पे लिखा मैंने अपोजिट, ठीक है। इनका कहना था, जो विगोस्की थे इनका कहना था, विगोस्की जो थे इनका कहना था कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज के बाद जो है बच्चे की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है,
ठीक है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, लेकिन अपोजिट कॉन्सेप्ट थे। तो आपको याद रखना है कि किस पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था। पियाजे से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, दैट इज पियाजे से रिलेटेड एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म थी। एक थी हमारी दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है, एक है हमारी एसिमिलेशन और एक है हमारी अडेप्टेशन, ठीक है। एक है हमारी एसिमिलेशन, एक है हमारे पास अडेप्टेशन। इट्स नॉट वर्किंग। अगर हम बोले एक है हमारे पास स्कीमा, एक है हमारे पास स्कीमा, ठीक है, एक है स्कीमा, एक है एसिमिलेशन और एक है हमारे पास अडेप्टेशन। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग पियाजे थ्योरी। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप किसी चीज़ को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? स्कीमा। आप किसी पर्टिकुलर नॉलेज को क्या कर रहे हो? अपने स्कीमा में ऐड कर रहे हो। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्कीमा। एसिमिलेशन, नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, कि एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है ऐड करना, कि आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो अपने स्कीमा में। इट्स नॉट एट ऑल वर्किंग। अगर हम बात करें, होप सो आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इट्स एसिमिलेशन। अगर मैं बात करूँ एसिमिलेशन की, कि एसिमिलेशन क्या है, तो एसिमिलेशन की अगर हम बात करें तो एसिमिलेशन का मतलब होता है न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करना? ऐड करना। कहीं पे भी वर्ड आएगा ऐड, ठीक है, कि आपकी पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लो आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन उस नॉलेज में आप कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो ऐड करना, कहीं पे भी वर्ड आए ऐड करना, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा चेंज करती हूँ। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। दो टर्म मैंने आपको बताई, फर्स्ट इज एसिमिलेशन, फर्स्ट इज स्कीमा। पहले हमने बात की स्कीमा की, सेकंड हमने बात की एसिमिलेशन की। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को, किसी नॉलेज को एक्वायर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा, ठीक है। और एसिमिलेशन क्या होती है? एसिमिलेशन मतलब जब आप उस स्कीमा में किसी पर्टिकुलर न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन इज जब आप, जो आपने एसिमिलेशन के टाइम जो इन्फॉर्मेशन ऐड की थी उसमें उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप मॉडिफाई करते हो, ठीक है। अगर कहीं वर्ड आएगा मॉडिफाई, ठीक है, अगर कहीं वर्ड आएगा मॉडिफाई, एडजस्ट, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अडेप्टेशन, ठीक है। होप सो आपको ये तीनों टर्म क्लियर होगी, क्योंकि ये पेन तो वर्क नहीं कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट करवाती हूँ। तीन टर्म मैंने आपको बोली, स्कीमा, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन। स्कीमा मीन्स न्यू पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्कीमा। अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन मीन्स जब आप स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो, वर्ड ऐड पे आपने फोकस करना है। एंड नेक्स्ट इज अडेप्टेशन, जब आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके माइंड में है उसको आप क्या करते हो? मॉडिफाई करते हो। कहीं भी वर्ड आएगा मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स अडेप्टेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑलरेडी दो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमने क्या था? ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, स्टर्नबर्ग ने दी थी। और फिर हमने बात की थी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन बाय बिनेट। उसके बाद ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है या इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो इट वाज गिवन बाय सैलोवरी एंड मेयर। सैलोवरी एंड मेयर जो थे वो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया था। नेक्स्ट और लास्ट जो टर्म रहेगी हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, दैट इज मॉर्फीम, ठीक है। मॉर्फीम क्या होता है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगर हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट की बात करें, तो उसको कहा जाता है मॉर्फीम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।